हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4। तो इससे पहले आने वाले वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक्स देख लिया था, जो भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज होने वाला है। उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 देखा था, जहाँ पर हमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज लिखना था। उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 देखा, जहाँ पर हमें सैम्पल स्पेस और एन ऑफ एस लिखना था, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखना था। उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 5.3 देखा, जहाँ पर हमें सैम्पल स्पेस, उसके बाद नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, उसके बाद इवेंट्स ए बी सी को सेट फॉर्म में लिखना था, और उसके बाद हमें नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी भी लिखना था। तो आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 5.4। तो अगर पिछला 2 वीडियोस आप लोग ने नहीं देखा तो पहले वो वीडियोस को देख लो, क्योंकि उसमें जितने भी बेसिक्स है वो आगे 5.4 में यूज होने वाले हैं। तो चलिए लेट्स रोल द इंट्रो एंड देन स्टार्ट विद द लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4। तो देखते हैं 5.4 में क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। हमें क्या बोला है कि अगर 2 कॉइन टॉस होते, तो 2 कॉइन टॉस्ट होते तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आते वो हमें पता है। उसके बाद हमें क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो अभी तक हमने देखा नहीं कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर सपोज मुझे एक इवेंट दिया होता और वो एक इवेंट होता ए, तो मैं सबसे पहले ए कैलकुलेट कर लूंगा और बाद में मैं उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कैलकुलेट कर लूंगा, मतलब मैं एन ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहाँ जितने भी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे उतना हमारा यहाँ पर एन ऑफ ए आ जाएगा। तो हर बार जब इवेंट ए हम लोग लिखते हैं, तो ये सारे जो अंदर इसके अंदर सैंपल पॉइंट्स लिखते हैं, ये हम लोग कहाँ से देख के लिखते हैं, सैंपल स्पेस में से देख के लिखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सैंपल पॉइंट्स होंगे वो हो जाएगा हमारा एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए जो हम लोग ने निकाला है इवेंट ए, इसके अंदर जो भी वैल्यूज आए वो सारे के सारे वैल्यूज हम लोग ने सैंपल स्पेस में से देखने के बाद लिखे, और यहाँ पर मैंने एन ऑफ ए का वैल्यू इसको काउंट करके लिख लिया। अब सपोज मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होगा, तो मैं उसे किस तरह से लिखूंगा, पी फॉर प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब जब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होगा, तो हर बार जो मेरा डिनोमिनेटर में रहेगा वो रहेगा एन ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो हम लोग किसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो सपोज यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एन ऑफ ए। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होगा वो होगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। उसी तरह अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा। उसी तरह कोई भी प्रोबेबिलिटी, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एन ऑफ एक्स अपॉन एन ऑफ एस। तो इसी तरह मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो जिसका भी प्रोबेबिलिटी मिलेगा उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऊपर, और एन ऑफ एस, क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस मेन होता है तो एन ऑफ एस हमेशा नीचे आएगा। ये जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी तरह मैं किसी का भी निकालूं, तो जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो या फिर 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 0 से लेके 1 के बीच के कोई भी वैल्यू होंगे। वो कभी 0 से छोटा नहीं होने वाला है, और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, या फिर 0 के बीच में रहेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि प्रोबेबिलिटी में हमें पॉइंट में डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा वैल्यू आया 2/3, तो मैं उसे यहीं पर छोड़ सकता हूँ। तो ये सबसे ईजी चीज है प्रोबेबिलिटी में। तो डिवीजन का मिस्टेक तो नहीं होगा और मार्क्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। उसी तरह अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना है तो वो हो जाएगा एन ऑफ एक्स अपॉन एन ऑफ एस। सबसे मेन चीज ये कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो 0 से छोटा कभी नहीं होगा, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। वो या फिर 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 0.01 से लेके 0.99 तक, मतलब बीच के वैल्यूज भी हो सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस। तो यहाँ पर 2 कॉइन्स टॉस दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो इफ लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग लिखेंगे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो अगर 2 कॉइन्स टॉस होते तो क्या क्या आते, तो हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेंगे एस इज इक्वल्स टू, दोनों में हेड आ सकता है। तो ये मैंने पहले भी बता दिया, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, और दोनों में टेल आ सकता है। तो जो हमारा एन ऑफ एस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये हो गया मेरा एन ऑफ एस। अब देखिए मुझे क्या कैलकुलेट करने को बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो हमें यहाँ पर 2 इवेंट्स दिए, यहाँ पर हमें
सब क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है तो हम लोग सब क्वेश्चन नंबर यूज करने वाले हैं। अभी तक के पिछले के क्वेश्चन में सब क्वेश्चन नंबर दिया नहीं था तो हम लोग सब क्वेश्चन नंबर यूज नहीं करते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, गेट एटलीस्ट वन हेड। तो सबसे पहले चीज अभी तक जो हम लोगों ने 5.3 में देखा वहां पे हमें जो भी इवेंट्स दिए होते थे उस इवेंट्स का नाम भी दिया रहता था, सपोज इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। मगर यहाँ पर इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी दिया हुआ नहीं है तो हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट इवेंट ए और उसके बाद ये लिखेंगे। तो इवेंट ए क्या ले लेंगे हम लोग, गेट एटलीस्ट वन हेड। तो यहां पर हम लोग ए में लिखेंगे क्योंकि हम लोग ने इसे इवेंट ए एज्यूम कर लिया है। तो ये हो गया हमारा इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या बोला, गेट एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड तो होगा ही होगा। तो एक हेड जहां भी होगा वो तो हम लोग लिखेंगे, मगर एटलीस्ट में क्या होता है अगर ज्यादा होगा तो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दो हेड है तो ये चलेगा क्योंकि एटलीस्ट वन हेड में वन हेड रहेगा तो भी चलेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर दोनों हेड वाले वैल्यूज आ जाएंगे। उसके बाद एटलीस्ट वन हेड बोला तो एक हेड रहेगा तो भी चलेगा, तो एच टी भी चलेगा। यहाँ पर भी एक हेड है तो ये भी चलेगा टी एच। यहाँ पर एक भी हेड नहीं है तो ये नहीं चलेगा, तो सिर्फ यहाँ पर तीन वैल्यू आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए 1 2 3। तो यहाँ पर एन ऑफ ए जो था वो कितना हो गया 3। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी काउंट करना है तो मैं उसका प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस तरह से कैलकुलेट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए का वैल्यू, तो एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है 3 अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ पर जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा वो हो जाएगा 3 अपॉन 4। यहाँ पर कट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इस सॉल्यूशन को। अब देखिए सेकंड क्या बोला है, गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड का मतलब क्या होता है, जहां पर एक भी हेड नहीं होगा वही, क्योंकि हेड रहेगा तो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर गेटिंग नो हेड मतलब हेड नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर हेड है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पर भी हेड है ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर भी हेड है ये भी नहीं चलेगा, सिर्फ ये एक जगह है जहां पर हेड नहीं है। तो चलिए हम लोग वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सेकंड सब पॉइंट्स दिए हैं, तो सेकंड सब पॉइंट्स क्या लिखा है, तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते। तो लेट इवेंट बी, यहाँ पर नाम नहीं दिया तो हम लोगों ने एज्यूम किया लेट इवेंट बी। इवेंट बी को क्या एज्यूम किया, गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड। तो अब यहाँ पर जो बी आएगा, अब देखिए जो हमारा सैंपल स्पेस था ये, इसके अंदर हेड कहाँ नहीं था, सिर्फ ये एक जगह पर हेड नहीं था। तो हमारा सिर्फ यही वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर दो हेड है ये नहीं चलेगा, यहाँ पर एक हेड है ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर भी एक हेड है तो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ हेड नहीं है और हमारा वही चीज था, गेटिंग नो हेड मतलब हेड नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही वैल्यू होगा और वो वैल्यू कौन क्या होगा, टी टी। तो यहाँ पर हमारा जो एन ऑफ बी आ जाएगा, तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, देयरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। तो एन ऑफ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमेशा नीचे आएगा तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी का वैल्यू, तो एन ऑफ बी का वैल्यू कितना 1, एन ऑफ एस कितना था 4। तो ये डिवाइड नहीं होगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/4। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। हमें क्या बोला है कि अगर 2 डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली होता है तो हम लोग वो लिख लेते हैं, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अगर 2 डाइस को रोल करेंगे साइमल्टेनियसली तो सैंपल स्पेस देखते क्या आ सकता है। तो सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। उसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद 4 1, ये हम लोग ने बेसिक्स में भी देख लिया था, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 से तो 5 1 5 2 कॉमा जहां पर भी ये प्रॉपरली आपको भी डालना है, 5 4 5 5 5 6। अब 6 की तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा
वो कितना आएगा 36। तो यहाँ तक हमारे थोड़ा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए फर्स्ट सब पॉइंट, तो फर्स्ट सब पॉइंट क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट होगा वो क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट सब पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, इवेंट का नाम नहीं दिया है, तो लेट इवेंट ए क्या दिया है, सम ऑफ, क्या दिया है हमें, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो वो लिख लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो एटलीस्ट 10 का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है कि जहां भी हमें एटलीस्ट 10 बोला रहेगा तो एटलीस्ट 10 मतलब 10 वैल्यूज तो चलेगा, मतलब जहां पर भी 10 होगा एडिशन पे वो तो चलेगा ही। अगर 10 से बड़ा कोई भी वैल्यू आएगा तो वो भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट और मिनिमम सेम होता है। तो एटलीस्ट 10 का मतलब 10 भी चलेगा और 10 से बड़े वैल्यू भी चलेंगे। तो चलिए हम लोग ए लिख लेते हैं। तो ए में देखिए कौन कौन सा वैल्यूज आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फटाफट पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से वैल्यूज आएंगे। देखिए सम बोला मतलब एडिशन कर रहा है, डिजिट ऑन द अपर फेस, तो अपर फेस मतलब ये ऊपर के वैल्यू दोनों डाई के, पहले डाई का और ये दूसरे डाई के, और हमें एडिशन करने का जो आंसर होगा वो एटलीस्ट 10 होना चाहिए। मतलब 10 रहेगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट मतलब 10 से बड़ा होगा तो भी चलेगा। अब देखिए अगर मैंने इसको ऐड करना चालू किया तो 1 + 1 2 ये नहीं चलेगा, 1 + 2 3 ये भी नहीं चलेगा। उसी तरह अगर मैंने सबको एडिशन किया तो भी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 + 6 7 आएगा, तो ये पहले लाइन में से कोई भी वैल्यू नहीं आने वाला है। दूसरा 2 + 1 3 नहीं चलेगा, 4 ये भी नहीं चलेगा, 5 ये भी नहीं चलेगा, 6 ये भी नहीं चलेगा, 7 ये भी नहीं चलेगा, 2 + 6 8 ये भी नहीं चलेगा, 3 + 1 4 5 6 7 8 9 तो ये सारे वैल्यूज भी नहीं चलेंगे, 4 + 1 5 तो ये भी नहीं चलेगा, 4 + 2 6 नहीं चलेगा, 4 + 3 7 नहीं चलेगा, 4 + 4 8 नहीं चलेगा, 4 + 5 9 ये भी नहीं चलेगा, 4 + 6 10 तो ये पहला वैल्यू चलेगा, मतलब 4,6 चलेगा। उसके आगे 5 + 1 6 5 + 2 7 5 + 3 8 5 + 4 9 ये सारे वैल्यूज भी नहीं चलेंगे, 5 + 5 10 तो ये वैल्यू भी चलेगा, 5 + 6 11 तो एटलीस्ट 10 बोला मतलब 10 भी चलेगा, 10 से बड़े वैल्यू भी चलेंगे, तो हमारा 5 + 6 11 भी चलेगा। उसके बाद 6 + 1 7 नहीं चलेगा, 6 + 2 8 ये भी नहीं चलेगा, 6 + 3 9 ये भी नहीं चलेगा, 6 + 4 10 तो ये वैल्यू चलेगा, 6 + 5 11 तो 10 से बड़ा है तो ये भी चलेगा, और 6 + 6 12 10 से बड़ा है तो ये वैल्यू भी चलेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन सा वैल्यूज हमारा चलेगा। तो कौन कौन सा वैल्यू चलेगा, सबसे पहला वैल्यू था 4,6 जो कि 10 था, उसके बाद 5,5 ये वैल्यू भी चलेगा, 5,6 ये भी चलेगा, उसके बाद 6,4 6,5 और 6,6 तो ये सारे वैल्यूज चलने वाले। तो कितने वैल्यूज हो गए 1 2 3 4 5 और 6, तो जो हमारा n ऑफ a का वैल्यू हुआ वो कितना हुआ 6। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a का वैल्यू, तो n ऑफ a का वैल्यू कितना है 6, n ऑफ s का वैल्यू, तो n ऑफ s का वैल्यू कितना 36, दोनों भी 6 के 12 में जाएगा, तो 6 1 6 6 6 36, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a होगा वो हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर फर्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 2 का एंड हुआ। अब देखते हैं हमें सेकंड क्या बोले। तो हमें सेकंड क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। तो ये भी लिख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सब क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, तो 2 इवेंट का नाम नहीं दिया, तो हम लोग इवेंट का नाम ले लेते, लेट इवेंट बी ले लेते और पूरा क्वेश्चन को कॉपी कर लेते। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 33। तो यहां पर लिख लेते हैं। तो हमें यहां पर क्या बोला है, एक बार देख लेते हैं। हमें बोला है सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33, मतलब एडिशन करने के बाद जो ऊपर का वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए 33। तो अगर हम लोग ने अभी तक देखा कि हम लोग ने जितना भी एडिशन किया कहीं पर भी 33 आ सकता है कि नहीं आ सकता, सबसे बड़ा वैल्यू 6 + 6 12 ही हो सकता है, उससे बड़ा तो कोई वैल्यू होने वाला ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा वैल्यूज हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर वैल्यूज कुछ भी नहीं आएंगे, तो इसीलिए जो हमारा n ऑफ b होगा वो कितना होगा 0। अब मुझे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b किस तरह से कैलकुलेट होगा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b का वैल्यू कितना है 0, n ऑफ s का वैल्यू कितना है 36। तो जब भी न्यूमरेटर में 0 होगा और डिनोमिनेटर में कितना भी बड़ा नंबर होगा
न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में कितना भी बड़ा नंबर होगा तो भी उसका आंसर जो आएगा वो 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा उसका वैल्यू कितना आने वाला है, 0। अब देखते हैं हमारा थर्ड वाला। तो थर्ड क्या दिया, थर्ड सब क्वेश्चन भी दिया हमें, तो हम लोग वो भी लिख लेते हैं। लेट इवेंट सी, तो क्वेश्चन क्या दिया, द डिजिट्स ऑन अपर फेस, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ऑन अपर फेस इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई, द डिजिट ऑन द अपर फेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच है, क्वेश्चन रॉन्ग दिया था। द डिजिट ऑन द अपर फेस ऑफ फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बोला क्वेश्चन में, द डिजिट ऑन द अपर फेस ऑफ फर्स्ट डाई, तो मतलब जो भी पहले डाई का नंबर होगा वो बड़ा होना चाहिए। इस ग्रेटर बोला है मतलब वो फर्स्ट डाई का नंबर जो होगा वो बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, सेकेंड डाई से। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार कि क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 1, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डाई का नंबर है वो कितना है 1, और सेकंड डाई का नंबर कितना है वो भी है 1। तो ये कंडीशन मैच नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहला वाला जो नंबर होगा वो दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग वो वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1,2, पहला वाला छोटा है तो नहीं लिख सकते। 1,3, पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है तो नहीं लिख सकते, हमें पहला वाला बड़ा चाहिए। 1,4, तो ये भी नहीं लिख सकते। 1,5, तो ये भी नहीं लिख सकते। 1,6, ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि पहला वाला छोटा है। यहाँ पर देखिए 2,1, तो हम लोग 2,1 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बड़ा है, पहला वाला नंबर जो बड़ा है दूसरे वाले नंबर से। तो हम लोग का जो सबसे पहला वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2,1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं C इज इक्वल्स टू, जो पहला वैल्यू आएगा वो आएगा 2,1। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए 2,2 नहीं आएगा क्योंकि दोनों भी इक्वल वैल्यू है। 2,3 भी नहीं आएगा, पहला वाला वैल्यू जो है वो छोटा है दूसरे वाले वैल्यू से, हमें पहला वाला वैल्यू बड़ा चाहिए, तो ये सारे वैल्यूज नहीं आएंगे। उसके बाद देखिए 3,1 आएगा क्योंकि 3 जो पहला वाला डाई का वैल्यू है वो बड़ा है दूसरे वाले से। 3,2 भी आएगा, तो ये लाइन में 3,1 और 3,2 आने वाला है, तो वो भी लिख लेते हैं 3,1 और 3,2। आगे देखते हैं 3,3 नहीं आएगा क्योंकि दोनों भी सेम हो जाएंगे। 3,4 भी नहीं आएगा क्योंकि पहला वाला डाई का जो वैल्यू है वो छोटा है दूसरे वाले से, हमें जो पहला वाला डाई का वैल्यू है वो बड़ा चाहिए। 3,5 भी नहीं आएगा, 3,6 भी नहीं आएगा। अब देखिए 4, तो पहले वाला वैल्यू दूसरे वाले वैल्यू से बड़ा है तो 4,1 आएगा, उसी तरह 4,2 आएगा और 4,3 आएगा, तो वो तीनों भी लिख लेते हैं 4,1, 4,2 और 4,3। अब देखते हैं 4,4 नहीं आएगा क्योंकि दोनों भी सेम है। 4,5 भी नहीं आएगा क्योंकि पहला वाला डाई का वैल्यू है वो छोटा है। 4,6 भी नहीं आएगा। अब 5,1 आएगा क्योंकि पहला वाला डाई का वैल्यू बड़ा है, उसी तरह 5,2 भी आएगा, 5,3 भी आएगा, 5,4 भी आएगा। अब 5,5 और 5,6 नहीं आने वाला है। उसके बाद 6,1 आएगा क्योंकि पहले वाला डाई का वैल्यू बड़ा है दूसरे वाले से। 6,2 भी आएगा, 6,3 आएगा, 6,4 आएगा और 6,5 आएगा। तो इतने वैल्यूज आने वाले। तो देख लेते हैं कितने वैल्यूज हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैल्यू। तो यहाँ पर देयरफॉर एन ऑफ सी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 15। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगा एन ऑफ सी का वैल्यू तो वो कितना है 15, एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है 36। तो देखिए दोनों भी 3 के टेबल में आएगा। देखिए तो 3 के टेबल में हम लोग को देखने के लिए क्या, देखिए 15 तो हमें पता है, 36 किस तरह से चेक करेंगे, हम लोग दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसका आंसर जो भी होगा वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 + 6 कितना होता है 9, तो 9 तो 3 के टेबल में जाएगा, उसीलिए 36 भी 3 के टेबल में जाएगा। तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 5 = 15। देखिए ये आगे वाला 3, तो 3 1 = 3, यहाँ पर 6 है तो 3 2 = 6। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का आंसर होगा पी ऑफ सी वो कितना होगा 5/12। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो एंड हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, देयर आर 15 टिकट्स इन ए बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देयर आर 15 tickets in a box each bearing one of the numbers from 1 to 15। तो इस लाइन का मतलब क्या है,
कि देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें 15 टिकट्स है, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, और हर एक टिकट पे एक एक नंबर लिखा है, और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखा है, 1 से लेके 15 तक, तो वो लिख लेते हैं हम लोग एस में। तो कितना कौन कौन सा नंबर लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पर जो हमारा एन ऑफ एस होने वाला है वो कितना होगा, 15, क्योंकि टोटल टिकट कितने हैं, 15, और नंबर्स कहाँ से कहाँ तक लिखे, 1 से लेके 15 तक। अब देखिए हमारा पहला कंडीशन क्या बोला, तो हमें क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट, तो हमें इवेंट दिया, कितना इवेंट दिया, 2 इवेंट दिया, और हमें उसके प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किस तरह से बताएंगे, सबसे पहले हम लोग उस इवेंट को एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट इवेंट ए, तो इवेंट ए हम लोग ने क्या ले लिया, सोज एन इवन नंबर, तो सोज एन इवन नंबर। अब लिख लेते हैं ए के सैंपल स्पेस। तो इवन नंबर मतलब क्या होता है, जो कि सिर्फ 2 के टेबल से डिविजिबल होंगे। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से 2 के टेबल में डिविजिबल होंगे, तो 2 4 6 8 10 12 और 14, सिर्फ इतने ही नंबर 2 से डिविजिबल होने वाले, तो वो हो जाएंगे हमारे ए के वैल्यू। तो हमारा एन ऑफ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ऑफ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि 7 नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल होने वाले हैं। अब देखते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा वो कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 7 अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है, 15। ये दोनों डिवाइड नहीं होने वाले, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वो हो जाएगा 7 अपॉन 15। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या दिया, सोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, तो वो भी लिख लेते हैं। लेट, सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड सब क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। लेट इवेंट बी, तो क्या दिया, सोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, तो यहां पर हम लोग बी इवेंट भी लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 बोला, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जो कि 5 के टेबल में डिवाइड होंगे या फिर 5 से मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 के टेबल में कौन कौन से टेबल मल्टीपल होंगे, ये 15 में से 5 के टेबल में आएगा, 10 भी 5 के टेबल में आएगा और 15 भी 5 के टेबल में आएगा। सिर्फ 3 वैल्यूज है, तो वो तीनों वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। कौन कौन से वैल्यूज है, 5 10 और 15। तो इसीलिए जो हमारा एन ऑफ बी होगा वो कितना होगा, 1 2 और 3, तो हमारा एन ऑफ बी कितना हो गया, 3। अब देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी का वैल्यू कितना है, 3, एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है, 15। दोनों भी 3 के टेबल में डिवाइड होंगे, तो 3 1 3 3 5 15। तो यहाँ पर हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो होगा 1 अपॉन 5। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद द डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। तो यहां पर सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब 22 33 55 77 और 99 ये वैल्यूज नहीं आने वाले। अब देखिए हमारे वैल्यूज क्या क्या बनने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, कौन कौन से, 2 है, 3 है डिजिट्स, 5 है, 7 है और 9, ये 5 डिजिट्स हमें दिए हुए। तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो हम लोगों ने डिजिट्स में क्या देखा था, हम लोग आगे भी जा सकते हैं, हम लोग पीछे भी जा सकते हैं। तो अब देखिए ये 2 से स्टार्ट करूंगा, तो मैं आगे जाऊंगा, तो पहला नंबर बनेगा 23, उसी तरह 2 से आगे 25 27 29, तो ये सारे नंबर बनेंगे। अब 2 का काम खत्म हो गया, अब 3 से शुरू करेंगे, हम लोग आगे भी जा सकते हैं। तो हम लोग पीछे आएंगे तो हम लोग का बनेगा 32, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो अगला नंबर बनेगा 35 37 और 39। उसके बाद 3 का काम भी खत्म हो गया, हम लोग 5 पे जाएंगे, पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। 52 53 57 और 59, तो वो सारे वैल्यूज लिख लेता हूँ, 52 53 57 और 59। उसके बाद 5 का काम खत्म हो गया, हम लोग 7 से शुरू करेंगे, पीछे भी और आगे भी, 72 73 75 और 79 72 73 75 और 79।
उसके बाद 9 से शुरू करेंगे, तो 92, 93, 95 और 97। तो 92, 93, 95, 97, तो इतने सारे वैल्यूज बनने वाले। तो देख लेते कितने वैल्यूज बने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो कितना है, 20। अब देखिए हमें पहला इवेंट क्या दिया है, एन ऑड नंबर। तो हम लोग सबसे पहले इवेंट का नाम ले लेंगे लेट। पहला लेट इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या होगा, एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, वो नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। मतलब जिसके जो भी वैल्यू के लास्ट में 1 3 5 7 9 दिखेगा वो सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। तो देखते हैं 23, तो लास्ट में 3 है, ऑड नंबर। 25 लास्ट में 5 है, ऑड नंबर। 27 ऑड नंबर। 29 ऑड नंबर। 32 लास्ट में 2 है, तो ये हो जाएगा इवन नंबर, हमें सिर्फ ऑड लिखना है। तो 35, 37, 39, 52 लास्ट में 2 है, तो ये इवन नंबर होगा। आगे चलते हैं 53, 57, 59। अब देखिए 72 लास्ट में 2 है, तो ये इवन नंबर होगा। अगला लिखते हैं 73, 75, 79, 92 लास्ट में 2 है, तो ये इवन नंबर होगा। आगे चलते हैं तो 93, 95 और 97। तो देखते हैं यहाँ पर कितने ऑड नंबर हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर जो एन ऑफ ए का वैल्यू हुआ वो कितना हो गया, 16। तो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 16। एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है, 20। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए दोनों 2 के टेबल में भी जाएगा, दोनों 4 के टेबल में भी जाएगा, तो हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 2 8 से 16, 2 10 से 20। फिर से दोनों भी 2 के टेबल में जाएगा। 2 4 से 8, 2 5 से 10। अगर आप लोग को डायरेक्टली कट करना होता तो 4 4 से 16 और 4 5 से 20 भी कर सकते थे। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो आंसर होगा वो होगा 4/5। तो यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट हो गया। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हम लोग मल्टीपल ऑफ 5 भी लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं वो भी। तो लेट सेकेंड वाला, तो लेट इवेंट बी, और वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। हमें 5 का मल्टीपल लिखना है इवेंट बी में। 5 का मल्टीपल मतलब जो 5 के टेबल में जाएंगे, तो कोई भी नंबर के अगर लास्ट में 0 या फिर 5 होगा तो वो 5 के टेबल में जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर के लास्ट में 0 और 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 23 5 में नहीं जाएगा। पहला नंबर जो होगा वो होगा 25, ये 5 के टेबल में जाएगा। उसके बाद 35, ये भी 5 के टेबल में जाएगा। उसके बाद 75, ये भी 5 के टेबल में जाएगा। और उसके बाद 95, ये भी 5 के टेबल में आएगा। तो सिर्फ 4 नंबर है जो कि 5 के टेबल में डिविजिबल होने वाले। तो फटाफट लिख लेते वो 4 नंबर कौन कौन से होंगे। तो कौन कौन से नंबर है, पहला था 25, उसके बाद 35, उसके बाद 75 और उसके बाद 95। ये 4 नंबर थे जो कि 5 से मल्टीपल होने वाले थे। उसीलिए देयरफॉर एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी का वैल्यू कितना हो गया, 1 2 3 और 4। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, एन ऑफ बी का वैल्यू वो कितना है 4, एन ऑफ एस का वैल्यू, तो एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है 20। दोनों भी 4 के टेबल में जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो था वो एंड हुआ। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन कार्ड के ऊपर पूछना बहुत ही ऐसा है कि एक क्वेश्चन जरूरी है, कार्ड के ऊपर पूछते ही उन लोग। तो यहाँ पर क्या दिया, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from a pack of well shuffled 52 playing cards। तो हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। अब देखिए मुझे पता है कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है। कौन कौन से 4 कैटेगरी में डिवाइड है, एक है स्पेड, एक है क्लब, एक है हार्ट और एक है डायमंड। तो हम लोग को देखिए सैंपल स्पेस किस तरह से लिखना है। बहुत से स्कूल में सिखाएगा
कि यहाँ पर डायरेक्टली 52 कार्ड्स लिख देंगे और n ऑफ एस 52 लिख देंगे, तो वैसा नहीं चलेगा, वैसा मत लिखिए क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हमें कैसे लिखना है, 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड, कॉमा 13 कार्ड्स ऑफ क्लब, कॉमा 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट, कॉमा 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड। तो हमें इस तरह से लिखना है, हमें डायरेक्टली 52 कार्ड्स नहीं लिखना है। तो अब ये कितने हो गए, एन ऑफ एस जो हो गए वो कितना कार्ड हो गया, 52 कार्ड हो गया, क्योंकि एक पैक में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52। अब हम लोग लिख लेते हैं इवेंट ए और एक इवेंट बी, क्योंकि यहाँ पे 2 दिए। तो एज्यूम कर लेते हैं लेट इवेंट ए, तो इवेंट ए क्या दिया, एन एस दिए। तो एस का मतलब क्या होता है, हम लोग ने देखा था, एस का मतलब होता है जो ए होता है वो एस होता है, तो ए चारों में भी होता है। हम लोग ने फिगर बना के देख लिया था कि जो एस होता है वो चारों में भी होता है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे एस ऑफ, तो एक एस किसके पास रहता है, स्पेड के, तो एस ऑफ स्पेड, कॉमा एस ऑफ क्लब, क्लब में भी एक एस होता है, एक एस हार्ट में भी आता है तो एस ऑफ हार्ट, और एक एस डायमंड में भी रहता है तो हम लोग लिखेंगे एस ऑफ डायमंड। तो चारों में भी एक एक एस होता है, क्योंकि चारों में भी एक एक ए होता है, तो इसीलिए जो एन ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि टोटल कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए का वैल्यू, तो एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है 4, एन ऑफ एस का वैल्यू, तो एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है 52, दोनों भी 2 के टेबल में जाने वाले, तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 4, 2 2 4, 1 कैरी 2 26, फिर से दोनों भी 2 के टेबल में जाने वाले, तो 2 1 2, 2 13, तो उसी जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगा वो हो जाएगा 1/13। अब देखिए हमें क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कैलकुलेट करना है, वो क्या है, और स्पीड, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए सेकंड, लेट इवेंट बी, तो इवेंट बी क्या है, अ स्पेड, स्पेड बोला गया हमें। तो स्पेड मतलब एक कैटेगरी है, तो स्पेड में कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। हमें पता है जो स्पेड है उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, बी इज इक्वल्स टू 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड, क्योंकि स्पेड में कितने कार्ड्स होते हैं, 13, तो हम लोग लिखेंगे 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड, उसीलिए जो एन ऑफ बी का वैल्यू हुआ वो हो जाएगा 13। उसके बाद हम लोग को निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी का वैल्यू, एन ऑफ बी का वैल्यू कितना है 13, एन ऑफ एस का वैल्यू, एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है 52, दोनों भी 13 के टेबल में आता है, तो 13 1 = 13, 13 4 = 52, तो इसीलिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा वो हो जाएगा 1/4। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज एंड हुआ और ये चैप्टर भी एंड हुआ। तो ये चैप्टर जो होगा वो आपको स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा के एग्जाम में कम से कम 6 मार्क्स के लिए आएगा। तो अगर ये चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो 6 मार्क्स गारंटीड आपको ये चैप्टर से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। तो पहले के 2 वीडियो और अभी का ये 1 वीडियो, तो टोटल 3 वीडियोस हमने बनाया है। तो 3 पार्ट में इस चैप्टर को हमने एंड कर दिया है। तो पहले पार्ट में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2 और उसके साथ में सारे बेसिक्स देख लिए थे। अगले वीडियो में हम लोग ने 5.3 एक्सरसाइज देखा और इस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 5.4 देख के इस चैप्टर को एंड किया। थैंक यू।